पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हावड़ा, बर्धमान, हुगली समेत 10 से ज्यादा जिलों से होते हुए मनोज्ञा लोईवाल अब तक बंगाल में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। और अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है दक्षिण 24 परगना के बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट क्षेत्र में। बंगाल के जिलों में चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी फिजा पूरी तरह छाई हुई है। यहाँ की गलियों में लगे ये पोस्टर टीएमसी के हैं तो बीजेपी का भी जोर है और लेफ्ट और कांग्रेस भी चुनावी लड़ाई में अपनी मौजूदगी यहाँ इन झंडे बैनरों से दिखा रहा है। बंगाल की बेहाला पश्चिम विधानसभा सीट कभी लेफ्ट का गढ़ थी। 2001 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पहली बार ममता की पार्टी टीएमसी जीती और तब से अब तक टीएमसी का ही कब्जा है। लेकिन क्या इस बार भी बंगाल के बेहाला की जनता ममता की पार्टी को सत्ता पर बैठाएंगी या फिर परिवर्तन होगा? यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल बेहाला पश्चिम सीट से शुरू कर रही हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर। दरअसल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाल पार्टी यानी कि वाम मोर्चा, कांग्रेस और सब ने मिलकर अपनी क्षमता दिखाई, तो हमने सोचा क्यों न लिकर चाय, लाल चाय या आप इसे किसी भी नाम से पुकार लें, इसी से इस बार टेस्ट कर लिया जाए कि कितनी है ताकत किसके अंदर। दरअसल इसकी बड़ी खासियत होती है, कैलोरीज तो नहीं होती हैं लेकिन उसके साथ साथ ये स्वाद बता देता है कि इस बार बंगाल में किसका या किसकी सुगंध फैलेगी। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ है आज पैनलिस्ट सीपीआईएम से है राजेंद्र साहब, कांग्रेस से है तनवीर साहब, तृणमूल कांग्रेस से है जूही विश्वास और बीजेपी से हैं प्रसून साहब। सीधा सवाल लेफ्ट से ही शुरू करते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में क्या आप करामात दिखा पाए या यूं कहें कि लाल का रंग फीका पड़ जाएगा? आज के तमाम पेपर अगर आप देखिएगा तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ही फोटो है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पांव रखने का जगह नहीं था, बल्कि उससे बाहर आदमी लोग खड़े थे। और कल ही जनादेश आ गया है कि इस राज्य में ना यहाँ पर राम के नाम पर, यहाँ पर धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, कर्म संस्थान के नाम पर वोट होगा। और कल यहाँ पर डिसीजन आ गया कल का जनता। राजेंद्र साहब ये भी बता दें आपको कि अगर साथ में अब्बास सिद्दीकी नहीं होते तो क्या इतनी भीड़ होती? अधीर रंजन चौधरी तो नाराज नजर आ रहे थे स्टेज पर। जी ज़रूर होती, क्योंकि ये ब्रिगेड लेफ्ट का ब्रिगेड है। वहाँ पे हम लोग सिर्फ हेल्प करने गए थे, बाकी जो पार्टीज थे वो सब हेल्प करने गए थे, लेकिन ब्रिगेड पूरा जनादेश कल दे चुका है। ब्रिगेड जो भर देगा वही राइटर्स का बिल्डिंग में चढ़ेगा। 2016 में ब्रिगेड में इसी तरह भीड़ थी, लेकिन सत्ता में आई थी तृणमूल कांग्रेस 200 से ज्यादा सीट लेकर। क्या ये भी सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, वोट नहीं? जी मैंने क्या ब्रिगेड या किसी मीटिंग देख के आप ये बंगाल की जनता है, इनके राय ऐसे नहीं आपको मिलेगा। जब वोट के चुनाव मैदान में जो सब पार्टियां अपने अपने रैली करेंगे, लेकिन कल का जो ब्रिगेड था वो तो हमको बोलने लायक नहीं है। उसमें एक कम्युनल पार्टी को लेके सीपीएम सामने लेके आया है, जो सेक्युलर फ्रंट बोल रहा है, लेकिन वो है कम्युनल पार्टी। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं जो कम्युनल एक मुद्दा है वो जैसे बीजेपी भी सामने लेके आ रहा है, सीपीएम कांग्रेस भी सामने लेके आ रहा है। अच्छा, बीजेपी भी लेकर आ रही है। 7 मार्च को आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लाने की, और अब वो भी कम्युनल हो जाएगा फिर? नमस्कार। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है, 5 जन्य हुंकार उठा है। मैं अभी परिवर्तन यात्रा में बालिज में शामिल था और वहां जो मैंने लोगों का जोश देखा, जो युवाओं का उत्साह देखा, जो महिलाओं की करतल ध्वनि को सुना, जो उनका शंखनाद देखा, वो इस परिवर्तन का सूत्रपात करता है। ऐसा शंखनाद में देख करके आया हूं। ममता बनर्जी की रैलीज में भी इससे 3 गुना ज्यादा भीड़ होती है, उससे बड़ा शंखनाद हो जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो मौन जनता थी, जो खामोश जनता थी, वो अब सड़कों पर आ रही है, वो मैदानों में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत वो ईवीएम के माध्यम से तो परिलक्षित होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ताकत है मौन जो लोग हैं जिन्होंने जब अपनी खामोशी तोड़ी है, प्रजातंत्र को एक नई गति। निखिल जी, शाम का समय है, चाय भी रखी है आपके लिए। ये लाल चाय पीकर आपको बताएंगे कि आखिरकार जनता का क्या मूड है। लेकिन आप क्या मानती हैं कि ब्रिगेड में जो भीड़ होती है वो वोटर में कभी भी टर्नआउट होता है?
जी देखिए, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ आपसे, कभी भी किसी पार्टी ब्रिगेड कर सकती है। अभी सीपीएम का हुआ है, बीजेपी का है, तृणमूल का भी है, होता है। तो ब्रिगेड देख के किसी का ये नहीं पता चलता है कि आप मतदान किस तरफ जाएगा। जनता के राय जानने के लिए आप लोगों को 2 तारीख तक तो हम लोगों को रुकना ही पड़ेगा सबको। लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि ब्रिगेड में जो भीड़ है, ये तो कोई भी पार्टी किसी को भी ले जा सकता है, किसी की भी तरीके से लोग भाड़ा करके भी ले जा सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जनता अपने मन में ठीक करके रखी है वही वो चुनाव के। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ती है, अपने अकेले ब्रिगेड नहीं कर पाए? आपने भी तो राज किया दिल्ली में, यहाँ पर कई वर्षों तक, कई दशकों तक। अभी बहुत सारा ब्रिगेड हुआ है 1971। अभी की बात करिए, इतिहास के पन्ने ने। इतिहास अभी हम लोग ब्रिगेड जो हम लोग का अभी गठबंधन हुआ है, संयुक्त मोर्चा का ब्रिगेड था। हम लोग अगर खुद से लड़ते तो खुद से ब्रिगेड करते, खुद का। अब उसमें कम्युनलिज्म नहीं था, उसमें ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था। जब सीपीएम करे तो ध्रुवीकरण नहीं, आप तो हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं और खुद साथ में खड़े हुए थे। मजा का बात है जो आज लोग ध्रुवीकरण की बात करिए, कम्युनल की बात करें। मुकुल राय जो बीजेपी में है, तृणमूल कांग्रेस के 5 फरवरी 2015 में फुरफुरासरी में जाके तो हाथ से दिखे से मिलता, तब कम्युनलिज्म नहीं होता, कब सांप्रदायिकता नहीं होता। लेकिन हम लोग जब गठबंधन करें तो उन्हें सांप्रदायिक नजर आ रहा है। यही मुकुल राय, यही तृणमूल में थे, आज बीजेपी में चले गए, वहां पर जाकर हमेशा बैठ करते यही लाइन मेंटेन करते थे फुरफुरासरी के साथ। आज बीजेपी में क्या जवाब? सीपीएम को अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने कार्डर्स पे भरोसा नहीं? 2016 की हार के बाद अब जरूरत पड़ गई बैसाखियों की। एकदम बैसाखी का। यहाँ पर जीसीबी लक्ष्य में तृणमूल को हटाना है, बीजेपी को रोकना है। इसीलिए हम लोग पूरा बंगाल के अवाम जो है, तृणमूल और बीजेपी हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। सिंगल डिजिट हो गए थे 2019 में, क्या लगता है बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है इसलिए एक के बाद एक जो आए सही है? जी मैंने कहा, हम बोल रहे हैं कि सीपीएम का जो यहाँ पर 34 साल का राज ये जनता देख चुके हैं, बंगाल की जनता है जो देख चुके हैं यहाँ पर कितना बदतर हालत था। बंगाल में लोग हॉस्पिटल जाने से डरता था, सरकारी हॉस्पिटल जाने से डरता था। आपके सामने विद्यासागर हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल है, इसका क्या हाल था आप पूछिए उन प्रवक्ता से। हमारे यहाँ पर बंद का जो राजनीति चलता था, स्ट्राइक चलता था सीपीएम के जमाने में, बात में बांग्ला बंद, ये तो आज बंद नहीं होता है। तो सब पूरा सीपीएम के जमाने में बंद तो तृणमूल कांग्रेस बुलाती थी, आप सत्ता में आने के बाद नहीं बुला रही। हम लोग एक भी बंद बंगाल में नहीं होने दिए है सत्ता में आने के बाद। अब देखिए तृणमूल कांग्रेस एक भी बंद नहीं करने दिया है, बंगाल में स्ट्राइक बंद हो गया है। अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, अब आप विपक्ष में है तो लगातार बुलाते रहते हैं बंद। बीजेपी अब तृणमूल कांग्रेस का किरदार निभा रही है बंगाल में विपक्ष में। देखिए, हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है कि सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाली, लोगों की आस्था की प्रतीक बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक अपने अभी ब्रिगेड की चर्चा की तो একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, এটা স্বামী বিবেকানন্দের ভূমি, এটা এদের মতন জোটকে কোনোদিনই বরণ করবে না। कारण कि वामपंथ का जो लक्ष्य है, जो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के इन लोगों को देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो लक्ष्य स्वतंत्रता से पहले था, वही उसी का सूत्रपात इस गठबंधन के माध्यम से। जे लोग आछे ना, लोग पश्चिमबंगेर लोग जानिए देबे के कार साथे आछे, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, यहाँ पर राजेंद्र जी यहाँ पर है, उनको हम बहुत दिन से जानते हैं। मेरा सवाल है वामपंथियों से कि आप तो 34 साल चिल्लाते थे कि मेरे ये खून हो गए, उनको मार दिए, उनको ये करके 34 साल को पश्चिम बंगाल के आम जनता को आप तो भावता दिए हैं। पश्चिम बंगाल क्यों पूरा भारत में पहला बार देखा गया कि वामपंथी और डाउनपंथियों की जोट, और पश्चिम बंगाल में आज जो कल आप देखे हैं जो वामपंथियों का क्या है? सवाल यही है कि आप लोग बोले कि हम लोग जो लोग बीजेपी करते हैं वो लोग सांप्रदायिक है, तो आप लोग क्या हैं? कल आप लोग क्या हैं, आप ही बता दीजिए। सांप्रदायिक है तो फिर आपसे भी सवाल करेंगे, क्या सवाल है आपका? बस बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको बस पूछना है कि गैस का भाव कब कमेगा, बस इतना ही बोल दीजिए। इतना ही बता दीजिए सर, हर एक आदमी यही पूछ रहा है कि चूल्हा जलाने संभव नहीं है। आप ही बता दीजिए, गैस का दाम, पेट्रोल का दाम। आप कह देंगे तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है, पूरे देश में सब राज्य सरकार जिम्मेदार है। पहले किसानों के खाते में 8400 करोड़ रुपया कब आएगा, पहले ये सवाल से मत भटकिए, आपसे जो पूछ पहले ही बताइए, दाम कब कमेगा, जनता पूछ रही है। जी हाँ, देखिए जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका डीरेगुलेशन का फैसला मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, वरना ये पहले कांग्रेस के कंट्रोल में था। यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगी, यहाँ ये बताइए। यहाँ 6 साल से आप केंद्र में हैं, आप राज्य के ऊपर हर चीज। कहना चाहता हूँ, यहाँ जो एक बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर 50,000 रुपए। आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आप बता दीजिए। गैस का दाम इतना बढ़ गया है, हर महिला आज परेशान है, हर
जितने भी बंगाल हो पूरे देश में आज एक महीने में 100 से ज्यादा गैस का दाम बढ़ गया है। पेट्रोल का दाम 90 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 84 रुपए के आसपास लगभग है। तो ये इनको पूछिए कि अच्छे दिन के नाम में कौन सा अच्छे दिन भारतवर्ष में आज आया है। बीजेपी सरकार जो वादा किए थे लोगों से 15 लाख रुपया देंगे, साल में 1 करोड़। अच्छा, आप उज्ज्वला स्कीम, अब आप तृणमूल कांग्रेस से, आप बता दीजिए राज्य सरकार उज्ज्वला स्कीम और बाकी योजनाओं को लागू क्यों नहीं करने देती है, जिससे कम से कम यहाँ पर जो उज्ज्वला स्कीम अगर लागू होते हैं, अगर उज्ज्वला स्कीम में यहाँ पर फ्री में गैस मिलता है तो सिलेंडर का भरपाई कौन करेगा, सिलेंडर को रिफिलिंग कौन करेगा? आप पूछिए उनसे। क्या ये बता दीजिए निखिल जी, आप रिफिल करेंगे सिलेंडर? ये जो देखिए, उज्ज्वला स्कीम जितनी सफलता के साथ पूरे देश में चल रहा है, पूरा विश्व इसकी गवाही दे रहा है। उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से लोग कहते रह गए, देश की महिलाओं ने हमारा साथ दिया है। इन सब के अंदर उज्ज्वला स्कीम की एक भूमिका रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये बताइए कि आज जनता से पूछ लेते हैं, आप यहाँ भी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। पहले गैस का दाम 400 रुपया एट द टाइम ऑफ कांग्रेस का टाइम में 400 रुपया, वो इतना कम समय में 850 रुपया, आज 850 रुपया है। अभी महिलाओं से पूछते हैं, क्या है आपका सवाल? এরা বাংলায় বলতে পারবো, এরা কেন্দ্রে এসে এত উৎপাত করছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর এখানে এলে তো মানে পুরো বিক্রি করে দেবে। सवाल मनोगिया जी, आप जाके देख लीजिए गोवा में सवाल वही इनका जवाब दे रहे हैं कि सवाल। टीएमसी पार्टी जब से आया है ये भाता अलाउंस पे जोर दे रहा है। कोई शिल्पो नहीं है, किसी को रोजी रोजगार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना भाता अलाउंस में जोर क्यों दे रहा है? सबको पब्लिक को घर में बिठा के। आज एक न्यूज है इकोनॉमिक टाइम्स पे, सब बोल रहा है मोदी जी हमारे इकोनॉमी को खराब कर रहा है। आज का न्यूज है, मैं आपको अभी दिखा सकता। सवाल क्या है? बोल रहा हूँ, सवाल अमेरिका इंडिया से 2016 बिलियन रुपीस धार लिया है। आज हम गैस का दाम का उत्तर हमारा पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला टीका लगवाया। कोरोना की वैक्सीन के बाद विपक्ष तेज हो गया आरोप प्रत्यारोप के दौर में, और इसमें भी राजनीति खोज ली। आपको बताते हैं कि आखिरकार बंगाल तक किसने क्या सियासी टिप्पणियां की और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुबह करीब 6:15 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर हलचल अचानक बढ़ गई और कारों का काफिला रुकने लगा, और फिर एम्स के अंदर काले रंग की इस कार से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं, एम्स अस्पताल के कॉरिडोर में चलते जाते हैं। इस वक्त उनके साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी चल रहे हैं। चलते हुए मोदी कोरोना वैक्सीनेशन चैम्बर में पहुंच गए। यहाँ कुछ लोग दूर से उनका स्वागत करते हैं और मोदी इस कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जरूरी कागजातों पर पीएम मोदी का हस्ताक्षर नर्स लेती है। मोदी साइन करते हैं, नर्स वैक्सीन का इंजेक्शन तैयार करती है। पीएम मोदी ने टीका लगवाने के लिए बाजू से कुर्ता हटाया और इस तरह मोदी को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। पीएम मोदी ने कम सुरक्षा के बीच जो वैक्सीन लगवाई है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। जिस नर्स ने मोदी को टीका लगाया वो पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा है। जिस नर्स ने टीके का इंजेक्शन तैयार किया वो केरल की नर्स रोसम्मा है। और इस दौरान पीएम मोदी के गले में असम संस्कृति का गमछा टंगा रहा। बस यही जानकारियां लेकर विपक्ष बीजेपी पर टूट पड़ा। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने नर्स से लेकर असम का गमछा इसलिए चुना क्योंकि इन 3 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं। आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नर्स को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल ये एक चुनावी चीज़ थी। और इसमें मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से भी, मैं तो एक नागरिक हूँ, आप बात सुने न सुने, वैक्सीन जैसी बड़ी प्रक्रिया में आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कहीं से नर्स हो नहीं हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबको मालूम है ज़्यादातर नर्सें कहाँ से आती हैं, लेकिन उसका भी एक कैरेक्टर बदल रहा है। नॉर्थ से भी नर्सें हैं, कहीं से भी है, तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो वैसा ये कदम है, इससे विश्वास होगा लोगों को कि नहीं, वैक्सीनेशन जो है वो ठीक काम है। मोदी पर विपक्ष ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी बोली, मोदी का ये कदम गुमराह करने वालों को कड़ा संदेश है। संकट के समय संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर लोगों की सेहत, समाज की सेहत, सलामती और सुरक्षा का सशक्त और सार्थक संदेश दिया है। और ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के लिए एक तरफ है, दूसरी तरफ मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने वाले लोगों के लिए भी ये सबक है और ये संदेश है। जो लोग उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, जो लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो लोगों में भ्रम पैदा कर रहे थे, अब ये तो भ्रम मंडली है, ये गुमराही गैंग है, इनका तो हर चीज़ पे गुमराह करने की आदत है। लेकिन उनको भी चाहिए कि अब जो है वो लोगों की सेहत और सलामती पे सियासत ना करें। उन्होंने परफॉर्म भी किया है, रिफॉर्म भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है, और इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अकल चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो कुंद बुद्धि के लोग हैं, तो उनका हम क्या इलाज कर सकते हैं। अब देखो, इनके मुंह पर तो तमाचा है, कड़ा तमाचा है। जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके जनता को गुमराह कर रहे थे, ये तो 16 जनवरी को ही तय हो गया। जनता ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने उस दिन से ही टीका लगाना शुरू किया था, बड़े बड़े डॉक्टरों ने लगाया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे डॉक्टरों का, अनुसंधानकर्ताओं का और जो हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन कम समय में तैयार किया है, ये बड़ा ही प्रधानमंत्री जी ने जो उत्साह उन्हें प्रदान किया। विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे कि अच्छे राह पर चले, हर बात पर विरोध नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से हर चीज़ों में सरकार को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष के लिए यही बड़ा बात है कि आज देख लो, निश्चित रूप से सीख नहीं लेंगे तो फिर अपने आप में गड्ढे में गिरेंगे। हालांकि पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के बाद ट्वीट किया और अपनी तस्वीर जारी की और बताया कि किस तरह वैक्सीन सेफ है और किसी को भी वैक्सीन लगवाने से डरना नहीं चाहिए। अब जरा ये ट्वीट देखिए असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने मोदी के गले में असम के गमछे की खूब तारीफ की और असम की संस्कृति से इसे जोड़ दिया और लिखा कि ये दिखाता है कि मोदी के दिल में असम की संस्कृति के लिए कितना प्यार है। असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च से वोटिंग भी शुरू हो जाएगी और शायद इसीलिए विपक्ष को मोदी के हर कदम में सियासत नजर आ रही है। टीका लगे तो दिक्कत, टीका न लगे तो दिक्कत। दिक्कत इस बात से है कि हर बात पर राजनीति है, कुछ कहें तो सवाल, ना कहें तो बवाल। क्या कहेंगे राजेंद्र साहब? हम लोग तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर असम के मंत्री ने साफ कर दिया कि मोदी जी किस लिए गमछा पहने हैं। हम लोग तो इसमें कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं की। आज पता चलेगा असम का गमछा क्यों पहने है, क्यों नर्स जो है केरल और तमिलनाडु से, या असम बीजेपी के लोग साफ। बंगाल का तो कुछ नहीं था, उस पर भी पूछ लीजिए। बंगाल का क्या पूछना है? बंगाल का कुछ नहीं था, यही पूछ लीजिए। कांग्रेस ये बंगाल रह गया कि चुनाव राजनीति है। चुनाव का प्रचार कोई करना सीखे तो वो मोदी जी से सीखना चाहिए। आज 5 स्टेट में चुनाव है, 5 स्टेट का उन्होंने हर चीज लगा लिया। बंगाल का दाढ़ी बढ़ा लिया, असम का गमछा पहन लिए, दो स्टेट का वो लगा, नर्सेस को लगा लिया, पुदुचेरी और केरला का, तमिलनाडु का ड्रेस पहने हुए। ये क्या पूरा राजनीति का पैकेज है या टीकाकरण? जी नहीं, ये हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने देर से सही लेकिन टीका तो लगाया कम से कम, लेकिन और पहले लगाना चाहिए था, और बहुत पहले लगाना चाहिए था। देश के एक दृष्टि स्थापना करना चाहिए पूरा देशवासी के सामने कि उन्होंने पहले टीका उन्होंने लगाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सेफ साइड गेम खेला है और इतना दिन बाद उन्होंने टीका लगाया तो है सही, लेकिन इसके अंदर भी एक प्रचार है, चुनाव का प्रचार है। तमिलनाडु का भी चुनाव है, तमिलनाडु के वहाँ पर नर्स खड़े हैं, असम और पुडुचेरी की नर्सेस हैं। आप ही बता दीजिए, हर चीज में राजनीति, ऐसा क्यों होता है कि हर बात पर सवाल? देखिए, मैं चिकित्सक हूं, ये मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। मैं ये बता दूं कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पहले खुला हुआ था। न मोदी जी हेल्थ केयर वर्कर थे, न मोदी जी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। उन्होंने विश्व की राजनीति की धुरी को पुनर्परिभाषित किया है वैक्सीन के माध्यम से। उन्होंने गरीब देशों को, अफ्रीका को, गरीब देशों को, लैटिन अमेरिकी देशों को जो वैक्सीन पहुंचाया है, पूरे विश्व को विश्व गुरु के रूप में पूरे भारत को स्थापित किया है वैक्सीन के रूप में। और मैं ये कहना चाहूंगा
कि उन्होंने ये जो गमछा की बात कर रहे हैं, ये नर्सेस की बात कर रहे हैं, अरे वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप राज्य में खींच। हमारी कहना ये है, अभी चुनाव के समय उनको टीका लगाने का याद आया है, लेकिन आज से 1-2 महीने पहले अगर वो टीका लगा लेते तो कोई सवाल नहीं उठता। अभी चुनाव सामने है, इसी चुनाव है तो टीका देखिए, वो 1-2 महीने पहले नहीं, आज से ही उन लोगों के लिए शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, जो कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर नहीं थे, केवल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पहले था। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस भीतरी और बाहरी का भेद लेती है, वो पूरे भारत को विभाजित करना चाहती है। दरअसल रविवार को लेफ्ट ने ब्रिगेड में अपना दमखम दिखाया, साथ में कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी आई। लेकिन अब गठबंधन में सहमति नहीं हो रही है और खींचतान हो रही है सीटों पर। बताएंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिरकार क्यों इतनी मारपीट एक सीट को लेकर इन पार्टियों में मची हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में इतनी भारी भीड़ के सामने जब कांग्रेस, लेफ्ट और सेक्युलर फ्रंट के नेताओं ने मंच पर ये एकजुटता दिखाई तो लगा बंगाल में तो लड़ाई 3 तरफा होने जा रही है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एकता में आपको अनेकता और करीबी में दूरियां दिखाई देंगी। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये वीडियो देखिए। मंच पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और अब्बास सिद्दीकी के समर्थन में नारेबाजी तेज हुई तो अधीर रंजन जैसे गुस्से में ही चुप हो गए। हालांकि बाद में दूसरे नेताओं के इशारे पर अधीर रंजन ने भाषण चालू रखा। আমি আবার বলছি, সংযুক্ত মোর্চার मंच की ये दूरी अब सीटों के रिश्ते में भी दिखाई देने लगी है। कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच सीटों पर लड़ाई फंस गई है। कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बात इस हद तक पहुंच गई कि दोनों अलग अलग रास्ते चलने की बात कर रहे हैं। आईएसएफ जिसका बात आप कह रहे हैं, उनसे 1-2 दफे बातचीत किए हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी डायरेक्ट अभी तक चुनावी गठबंधन और साथ साथ सीट की बंटवारा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन और सीट की बंटवारा ये समाप्त होने के उपरांत हम कुछ कह सकते हैं। मेरा मानना है जो किसी को हम मजबूर नहीं करना चाहते, अगर दोस्ती के साथ आगे बढ़े तो हम उसके साथ दोस्ती करें, नहीं तो अपने हिसाब से चले, हम अपने हिसाब से चले। बंगाल के चुनाव में तेज अंदाज से उतर रही अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का दावा है कि उन्हें गठबंधन में लेफ्ट से 30 सीटें मिल रही हैं और 15 से 20 सीटें कांग्रेस छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पिछली जीती सीटों में से एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। बंगाल में विपक्ष के गठबंधन की इस खींचतान में एक सिरा अजदुद्दीन ओवैसी ने भी पकड़ा हुआ है। अब कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी ने मंच साझा किया तो सिद्दीकी के सहयोगी ओवैसी को सफाई देनी पड़ गई। आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो मेरे दिमाग में मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चला था, अकेला ही। हाँ, मैं अकेला ही चला था, जानी बेमंजिल, मतलब आप लोग आते गए, कारवां बनता गया। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 दौर में वोटिंग होगी। बंगाल में कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है तो लेफ्ट फिर से जमीन तलाशने की। लेकिन जिस तरह कई पार्टियों के इस गठबंधन में खींचतान चल रही है, ऐसे में लड़ाई सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच ही दिख रही है। चुनाव का मतलब एबीपी न्यूज और आपको अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें, श्रावंती चैटर्जी बड़ी अदाकारा, पश्चिम बंगाल की बड़ी नामचीन चेहरा भी है, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई। यही है अभी भी की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए फिर एक बार जुड़िएगा एबीपी न्यूज के साथ, लगातार लगे रहिए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कल जुड़ेंगे एक और विधानसभा क्षेत्र से कोलकाता के और आपको बताएंगे बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल, सूरज पांडे और कौशिक चक्रवर्ती को, प्रवीर चक्रवर्ती को। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।